हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यन दुबे आप सबका साइंस टीचर आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में जहां से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था एंड कहने के लिए 3 है, उसके अंदर जितनी नॉलेज आपको मैंने दी थी, खास करके जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको क्लियर कराए थे। ठीक है ना? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू पढ़ते रहा कीजिए। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। खास करके जो उनका एक टेलीग्राम का ऐप बनाया गया है, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, उसके अंदर उन्हें स्पेशल टेस्ट का ग्रुप है, उसके अंदर उन्हें डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जा रहे हैं एटलीस्ट। तो वहां पे आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। आपको बताना है कि जो जंपिंग जीन का प्रिंसिपल है या जंपिंग जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। जंपिंग जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने कल ही बता दिया था कि जंपिंग जीन जो है, यानी कि लास्ट क्लास में बता दिया था, बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने दिया था। एमसी क्लिंटॉक मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, एमसी क्लिंटॉक मैंने लिखवाया भी था और आपसे मैंने बताया भी था कि जो जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो एमसी क्लिंटॉक ने दिया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें जंपिंग जीन से रिलेटेड या अदर साइंटिस्ट या अदर ऑप्शन से रिलेटेड, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो मैंने कल भी बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल जी को जाना जाता है। वाटसन एंड क्रीक के बारे में अगर हम बात करें, तो वाटसन एंड क्रीक के बारे में अगर हम बात करें, आप लोग स्पेशल नोट भी कर सकते हैं। वाटसन एंड क्रीक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, वाटसन एंड क्रीक के बारे में, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो डीएनए का मॉडल होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको कल कंफर्म किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें ये जो किनारे किनारे की लाइनें होती हैं, इन्हें क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा लिंकिंग पॉइंट होता है या जहां से ये जुड़ रही होती हैं, 2 क्रोमेटिड आके जहां पे जुड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमीटर बोलते हैं इस पॉइंट को जहां पे ये आके जुड़ रही होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमीटर कहते हैं इस पॉइंट्स को। ठीक है, अब याद रखिए, इसके अंदर कुछ लाइनें पाई जाती हैं। ये जो क्रोमेटिड होते हैं, इन दोनों के अंदर कुछ क्या पाई जाती हैं, लाइनें पाई जाती हैं। और इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं लाइनों को हम जीन कहते हैं। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। ये जो लाइनें इसके बीच में पाई जाती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर 4 तरह की चीजें पाई जाती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जिसमें एडेनिन का कॉन्सेप्ट या एडेनिन जो होता है कोरिलेट करता है, कोरिलेशन रखता है किससे, थायमिन से। एंड साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन से रिलेशन रखता है। ठीक है, अब ये जो मॉडल बना है आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी, ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। यानी कि जो डीएनए होता है वो किस मॉडल में होता है, डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर होता है, या डबल हेलिक्स मॉडल का नाम है इसका। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इस डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की, तो वो वाटसन एंड क्रीक ने की थी। तो ये है वाटसन एंड क्रीक की कहानी, जो आपको जानना था, जिसे आपने सुना है मेरी जुबानी, तो इसे आपको जानना था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, जो आपका प्रीवियस यानी कि लास्ट मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर है हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। ये आंसर है बारबरा एमसी क्लिंटॉक। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन से। जीन का काम क्या होता है, तो ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन टू अनदर
हेरिडिटी इसके अंदर ट्रांसफर करता है। एंड वाटसन एंड क्रिक के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि वाटसन एंड क्रिक से रिलेटेड डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी कि जो डीएनए है उसका मॉडल कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जिसे हम डीएनए स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, डीएनए स्ट्रक्चर के नाम से भी इसे हम जानते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल को, जिसकी खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड वहां पे बढ़ने के पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, केबीएस पीआरटी का जो कोर्स है, वो आपको उसकी सारी डेमो क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो डेमो क्लासेस हैं उसकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एंड आप जैसे ही द जोरावर क्लासेस ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, द जोरावर क्लासेस ऐप सबसे ऊपर ही आ जाएगा। द जोरावर क्लासेस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो बिना कुछ किए आपके होम स्क्रीन पे सारी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। हमारे साथ विद इन 3 मंथ्स हमारे साथ 900 प्लस स्टूडेंट आ चुके हैं, इनरोल कर चुके हैं। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स ये इनरोल कर चुके हैं और ये स्टूडेंट 300 प्लस वीडियोज की नोट्स बना रहे हैं, वीडियोज की क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। एंड साथ ही साथ हमारे साथ एमसीक्यू सीरीज को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप नोटिफिकेशन के टाइम पे, जब आप, मुझे ये भी पता है कि आप लोग भी इंस्टॉल करोगे, आप लोग भी इनरोल करोगे अपने आप को कोर्स के अंदर। जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वो भी करेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप नोटिफिकेशन के टाइम पे अपने आप को इनरोल करोगे, आप ये सोच रहे होगे सर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम करेंगे, तो आपके पास केवल 90 दिन होते हैं। अब उसी 90 दिन में या तो आप 300 वीडियोज पढ़ लो। 300 वीडियोज पढ़ना भी आसान नहीं होता है। आप खुद बताओ, क्या एक दिन में आप 3 वीडियो कंटिन्यू पढ़ सकते हो और उसकी नोट्स भी बना सकते हो? नोट्स बनाने में टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको सही समय आपका अभी है, क्योंकि अभी आप उन 300 वीडियोज को अच्छे से पढ़ सकते हो और उनकी अच्छे से नोट्स बना सकते हो और फिर अच्छे से अपने एमसीक्यूज को भी तैयार कर सकते हो। बट जब आपके पास 90 दिन बचेंगे तो आप बताओ, ये जो बच्चे 900 प्लस हैं, ये हमारे साथ तो उस टाइम पे और ज़्यादा एमसीक्यूज कर रहे होंगे और हाई लेवल के एमसीक्यूज कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आपको चुनौती देने वाले हैं, ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हार्डनेस लाने वाले हैं, क्योंकि ये अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी अभी से जुड़ना चाहिए, अभी से अपने आप को इनरोल करना चाहिए। अभी आप अगर आप इनरोल करते हो तो वो कोर्स आपको 2999 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड शायद उस टाइम पे ये कोर्स कितना हो जाए, 3999 या 4999 में भी अवेलेबल हो सकता है नोटिफिकेशन के टाइम पे। सो आई विल रिकमेंड कि आप अभी इनरोल करो अपने आप को और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को खुद देख लो। और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो ज़रूर बताएंगे एक बार कि उन्हें कैसा लगा ये कोर्स ज्वाइन करके, उसका आप लोग जरूर फीडबैक दीजिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस? कौन सा ऐसा टर्म है जो न्यूक्लियस का भाग नहीं है? न्यूक्लियस का भाग नहीं है। देखिए, न्यूक्लियस को आप सेल के अंदर, लास्ट सेशन जब सेल के क्वेश्चन चल रहे थे, जैसा कि लिविंग वर्ड जेनेटिक्स एमसीक्यूज मैं करा रहा हूं, जब मैं यहां पे सेल लिखा हुआ था उसी समय मैंने न्यूक्लियस के बारे में काफी ज्यादा डिटेल आप लोगों को दे रखी थी। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग उसको समझे होंगे, पढ़े होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है न्यूक्लियस, कैसे उसके अंदर की चीजें होती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये जो पहला पार्ट इसका बना है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर दिमाग होता है, उसी तरह से किसी भी सेल के अंदर उस सेल को चलाने के लिए, उस सेल को रिस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है।
ठीक है, कौन रिस्पॉन्स होता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा और पार्ट होता है जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है, आप कह सकते हो, इसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस जो होता है इसको हम सेल, द ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि बाकी जो चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, सवाल क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया क्या जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। देखिएगा क्रोमैटिन नेटवर्क, अब अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास भी देखना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो भी मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैं इस न्यूक्लियस को निकाल के बाहर लाता हूं, उसको जूम करता हूं, जैसे आपके मोबाइल में जूम करने का ऑप्शन होता है ना, तो मैं न्यूक्लियस की पिक डीएसएलआर से लेके जूम करता हूं तो फटेगा नहीं, तो हमने न्यूक्लियस को क्या कर दिया? जूम कर दिया। ये जो न्यूक्लियस है ये जूम हो गया है। ठीक है, जूम यानी प्लस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, जूम हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, मैंने आपको बताया। देखो न्यूक्लियोलस भी अब आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, यानी न्यूक्लियस की जो परत होगी वहां से न्यूक्लियोलस तक इस तरह से कुछ तिरछी तिरछी लाइनें जुड़ी होती हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और यही क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोलस, नंबर सेकंड क्रोमैटिन नेटवर्क, नंबर थर्ड क्रोमोसोम्स। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स, क्योंकि यही क्रोमैटिन नेटवर्क किसमें कन्वर्ट होंगी? क्रोमोसोम्स के अंदर। एंड नंबर फोर्थ, यही क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और यही जो डीएनए होते हैं, याद रखिएगा, यही जो डीएनए होते हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? जीन में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप मेरी पिछली क्लास लोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ये 5 चीजें पाई जाती हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन, तो इतनी चीजें पाई जाती हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। मूव करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रोमैटिन नेटवर्क पाई जाती है। क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन नेटवर्क पाए जाते हैं। और यही क्रोमैटिन नेटवर्क किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फिर यही क्रोमोसोम्स किसमें कन्वर्ट होते हैं? तो डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। एंड पांचवा चीज मैंने बताया कि यही डीएनए जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है? तो ये जीन में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर हो गया? तो सवाल उठता है कि सर क्या नहीं पाया जाता? तो देखिए न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, क्रोमोसोम्स भी पाया जाता है, जीन भी पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता? राइबोसोम जो होता है ये नहीं पाया जाता। चलिए, अब चूंकि राइबोसोम आ गया है तो हालांकि मैंने राइबोसोम के बारे में पिछले जो सेल के एमसीक्यूज हैं उसके अंदर बताया ही है, लेकिन मैं इस पार्ट में भी आपको राइबोसोम के बारे में बता देना चाहता हूं कि देखिए राइबोसोम होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसे हम, ये होता कहां है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम होता है। बहुत सारे और पार्ट होते हैं जो सेल के भाग होते हैं। ठीक है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सवाल उठता है कि राइबोसोम का काम क्या है या राइबोसोम होता क्या है। देखिए तो राइबोसोम जो होता है, अगर बात करेंगे आप केवल राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो है ये किससे बना होता है? ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रोटीन से बना है या ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना है तो ये सिंथेसिस भी किसका करता है? प्रोटीन का करता है। बहुत अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है कि नीचे लिखे गए पार्ट्स में से सेल का कौन सा पार्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करता है? तो राइबोसोम करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का जो काम है ये भी इसी का काम है। सॉरी, ठीक है, इसे हम कहते हैं
इसे हम क्या कहते हैं, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। चूंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं राइबोसोम को। इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज पैलेड नामक साइंटिस्ट ने की थी। आप लोग लिख सकते हैं, पैलेड नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम की खोज की थी। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट पार्ट है ये किसका, सेल का। सेल का सबसे छोटा भाग है कौन, राइबोसोम। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उस पे जाने के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग अभी तक हमसे व्हाट्सएप से अपना नाम और अपनी पोस्ट नहीं भेजे हैं वो इस नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट लिख के भेज दें, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पे जाके क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जिससे वहां पे आपको सारी वीडियोज की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जो टेस्ट होते हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। सो आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अगर आपको पता हो कि लिविंग सेल जो है वो किसमें खोजी गई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। देन इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। और याद रखिए इसी माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ कहते हैं। सबसे पहली बार जो लिविंग सेल की खोज हुई, सबसे पहली बार जो लिविंग सेल की खोज हुई, ठीक है, वो इसी माइकोप्लाज्मा के अंदर की गई थी। ठीक है, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। देखिए पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरियन, प्लूरॉन प्यूरोनमी, प्लूरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया प्लूरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर ही लिविंग सेल खोजा गया। याद रखिए लिविंग सेल की खोज किसने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि जो लिविंग सेल है वो खोजा किसने था। तो लिवेनहॉक का नाम आप लोग सुने होंगे। लिवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोजा था। जो लिवेनहॉक थे उन्होंने ही लिविंग सेल को खोजा था। बट जो आप लोगों के रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी किसके अंदर, तो छाल के अंदर। किसके अंदर, कॉर्क के अंदर की थी, छाल के अंदर की थी। ठीक है, जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर की थी। कब की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में लिविंग सेल खोजा गया था, जीवित कोशिका खोजी गई थी माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। प्लूरॉन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जो शैवाल होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो किसके अंदर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा किया जाता है। अच्छा यहां पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। तो मेरा क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल। आपको बताना है लार्जेस्ट सेल यानी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका होमवर्क है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के ही अंदर, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है अगर केवल ह्यूमन बॉडी की बात करें, और ह्यूमन के अंदर ही लार्जेस्ट सेल कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सबको पता भी होगा अगर आप लोग मेरे सेल का जो लेक्चर है वो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, या जो सेल का अध्ययन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब याद रखिए जैसा कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा दिया गया है, तो माइकोप्लाज्मा जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। अगर हम ईस्ट के बारे में बात करें, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखना चाहते हैं तो कभी आप ब्रेड ले लीजिएगा और उसको कुछ दिन छोड़ दीजिएगा, तो उस पर जो सबसे ऊपर फफूंदी टाइप का लगा होता है वो ईस्ट ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की संख्या कितनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको बताना है नंबर ऑफ सेल जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है ना, ठोक दो एक बार लाइक जो है ना। कौन सा घर से खरीद के लाना है, दुकान से खरीद के लाना है लाइक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ह्यूमन विच सेल लैक न्यूक्लियस, ठीक है। मानव में किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, कौन सी ऐसी कोशिका होती है, सेल होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए इसका। तो बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर भी आने लगा है। इसको हम आरबीसी कहते हैं, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जो एसिनोफिल होता है इसका काम क्या होता है। देखिए आरबीसी का काम क्या होता है, पहले बेसिकली आरबीसी को समझ लेते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है, अगर आरबीसी के वर्क के बारे में हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को, ऑक्सीजन को, कहां से, बॉडी के एक पार्ट से वन टू अनदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। हालांकि बहुत सारे लोग इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, बट आई थिंक वो लोग गलत कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है ना। एसिनोफिल के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दोनों को जब मैं सेल पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तो मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। सेल तो पढ़ा ही दिया, आगे मैं जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैंने पढ़ाया आपके पेड कोर्स के अंदर, तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट बताया भी होगा, ठीक है। आप इसको कब पढ़ोगे, जब आप बीमारियों के बारे में पढ़ोगे या ब्लड का पार्ट पढ़ोगे, तो उसमें इसको जरूर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि एसिनोफिल क्या होता है। एसिनोफिल का मतलब समझिए कि लोगों को सर्दी जुकाम ये वाली थोड़ी सी एलर्जी टाइप की अगर चीजें होती हैं, आप देखे होंगे आपके अगल बगल या आपके घर में भी, इस तरह से एसिनोफिल जो होता है वो बढ़ जाता है जब सर्दी खांसी का मौसम आता है, ठीक है। तो एलर्जिक चीज़ें जो होती हैं वो एसिनोफिल से रिलेट करती हैं। मतलब नॉर्मली भाषा में मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि आपके अगल बगल यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में ये किस तरह से मौजूद है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एसिनोफिल के बारे में आपको पता चला। अब देखिए कि अगर हम बात करें लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, तो ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से रोग होने के पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आपको होमवर्क भी चाहिए होता है, तो इनके वर्क को भी आप डिफाइन करेंगे, इनके नाम को आप डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ इनके काम को डिफाइन करेंगे और इनकी कमी से या इनकी अधिकता से किस तरह का रोग जो है बॉडी के अंदर उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। इट्स योर होमवर्क। एंड जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे अब तक नहीं जुड़े हैं वो अपना नाम और अपनी पोस्ट लिख करके हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, जिससे उन्हें हम जोड़ सकें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है।
और वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल होती है किसी भी फंगी की, वो किस चीज से बनी होती है? कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। ये आपका होमवर्क है, मैं इसे आज नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर चलूंगा तो बहुत सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी मुझे, और उसमें हो जाएगा टाइम आपका ज़्यादा। तो इसलिए आज ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इसे क्लियर करूंगा और इसे यहीं से शुरुआत करूंगा नेक्स्ट वीडियो की, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, आपको बताना है कि जो फंगई होती है इसकी सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है। ये आपका होमवर्क है। सो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप क्लास को एंजॉय किए होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, एंड मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं 20 क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको जेनेटिक का मैं पढ़ा के जाऊं, समझा के जाऊं। जैसे जैसे इसके कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको कराते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।